सुपरफास्ट रिवीजन सीरीज में आप सभी प्यारे बच्चों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत। बेटा आज की वीडियो में चैप्टर रहेगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। पूरा चैप्टर आपको समझाया जाएगा। स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं? द कंपाउंड्स इन विच द सेंट्रल मेटल एटम is linked to a number of ions or neutral molecules by coordinate bond are called coordination compounds। ऐसे कंपाउंड्स जिनमें एक मेटल एटम, जिसको हम सेंट्रल मेटल एटम कहते हैं, उसके साथ बहुत सारे एटम्स या आयंस कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू लिंक्ड रहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल PtNH3 होल ट्वाइस ClNO2। यहां पे Pt सेंट्रल मेटल एटम है और यहां NH3Cl NO2 ये कुछ आयंस और मॉलिक्यूल्स हैं जो इस सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू लिंक बनाए हुए हैं। दूसरा एग्जांपल है और नेक्स्ट एग्जांपल है K2ZnOH होल 4। डिफरेंस बिटवीन अ डबल सॉल्ट एंड अ कॉम्प्लेक्स। जब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ते हैं तो हमको डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स में डिफरेंस आना चाहिए। तो बेटा डबल सॉल्ट हो या कॉम्प्लेक्स हो, दे आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर स्टेबल कंपाउंड्स इन स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो। लेकिन फर्क क्या होता है? दे डिफर इन द फैक्ट दैट डबल सॉल्ट सच एज, कुछ एग्जांपल्स हैं डबल सॉल्ट्स के, जैसे कार्नेलाइट है, उसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है KCl MgCl2 6H2O। एक मोल सॉल्ट होता है FeSO4 NH4 होल ट्वाइस SO4, 6 वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। पोटाश एलम K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस 12H2O। ये क्या होते हैं? डिसोसिएट इनटू सिंपल आयंस कंप्लीटली व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। जब डबल सॉल्ट्स को वाटर के अंदर डिजॉल्व किया जाता है तो ये कंप्लीटली अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं। जबकि अगर हम जो कॉम्प्लेक्स हमारे पास है, जैसे हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है और ये इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कॉम्प्लेक्स है, ये फर्दर वाटर के अंदर डिसोसिएट नहीं होता। ठीक है, ये फर्क होता है डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स में। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जैसे कोऑर्डिनेशन एंटिटी, जिसको हम कॉम्प्लेक्स आयन भी कहते हैं। दिस कॉन्स्टिट्यूट्स अ सेंट्रल मेटल एटम और आयन अटैच्ड टू अ फिक्स्ड नंबर ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल्स विच मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी में क्या रहता है? एक सेंट्रल मेटल एटम रहता है और ये सेंट्रल मेटल एटम अटैच रहता है कुछ आयंस या न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के साथ। तो जो ये वाला कॉम्प्लेक्स आयन है जो हमने अभी पीछे देखा था, इसी को हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहते हैं। सेंट्रल मेटल एटम और आयन। अब जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम, हम बार बार बोल रहे हैं, और उसके साथ कुछ न्यूट्रल मॉलिक्यूल से आयन लिंक्ड रहते हैं। तो जो ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और आयन जिसके साथ लिंक्ड रहते हैं, अगर हम रिवर्स करके कहें तो उसी को हम क्या कहते हैं? सेंट्रल मेटल एटम या आयन कहते हैं। इन अ कोऑर्डिनेशन एंटिटी जो यहां पे है, द मेटल एटम और आयन विद विच a definite number of ligands are attached in a definite geometry is called a central metal atom और आयन। बात समझ में आ गई? तो ये कॉम्प्लेक्स आयन है और इसमें ये जो आयरन है ये है हमारा सेंट्रल मेटल एटम या आयन। नेक्स्ट टर्म होती है कोऑर्डिनेशन नंबर। अब जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स आयन रहता है, अब इस कॉम्प्लेक्स आयन में सेंट्रल मेटल एटम कुछ आयंस या न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू अटैच रहते हैं, लिंक्ड रहते हैं। तो जो सेंट्रल मेटल एटम है कितने बॉन्ड बनाता है उन न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स या आयंस के साथ, तो वो नंबर ऑफ बॉन्ड्स आपको काउंट करना है। अगर हम यहां इस कॉम्प्लेक्स आयन में FeCN6 4- में Fe के बॉन्ड काउंट करें तो Fe ने 6Cn- आयन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए हुए हैं, यानी कि 6 ही बनाएगा। तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो बेटा 6 होगा। आपको नंबर ऑफ बॉन्ड्स काउंट करने हैं। कोऑर्डिनेशन इज फेयर। द सेंट्रल मेटल एटम और आयन एंड लिगैंड्स प्रेजेंट इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स आर कलेक्टिवली नोन एज कोऑर्डिनेशन इज फेयर। यानी कि जो सेंट्रल मेटल एटम और जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल से आयंस हैं, जब उनको कलेक्टिवली
एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट में हम बंद करके रखते हैं, एनक्लोज करके रखते हैं, तो ये जो पूरा स्पीसीज है इसी को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट। ये बेटा जो सेंट्रल मेटल एटम या आयन होता है उसका चार्ज होता है और उस पे हमने ये चार्ज निकालना होता है। किसी भी कॉम्प्लेक्स आयन में जो सेंट्रल मेटल एटम या आयन है उस पे जो चार्ज है वो हमको पता होना चाहिए, हमको निकालना आना चाहिए। जैसे ये कॉम्प्लेक्स आयन है FeCN6 4-, तो जब Fe पे चार्ज हम निकालते हैं तो Fe पे +2 चार्ज आता है, जो कि इस Fe का FeCN6 4- के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर होता है। नेक्स्ट टर्म है लिगेंड्स। देखिए जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स आयन या हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसमें जो सेंट्रल मेटल एटम या आयन होता है वो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स या आयंस के साथ अटैच्ड होता है। तो जो वो मॉलिक्यूल्स और आयंस हैं जो सेंट्रल मेटल एटम या आयन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू लिंक्ड होते हैं, अटैच रहते हैं, बॉन्डिंग करके रहते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, लिगेंड्स कहते हैं। द मॉलिक्यूल्स और आयनिक स्पीसीज which gets directly attached to the central metal atom or ion is called ligand। अब इनका क्लासिफिकेशन करते हैं तो कुछ मॉलिक्यूल्स न्यूट्रल होते हैं, कुछ एनायनिक होते हैं, कुछ कैटायनिक होते हैं, उनके बेसिस पे हम इनको न्यूट्रल लिगेंड्स, एनायनिक लिगेंड्स, कैटायनिक लिगेंड्स कहते हैं। इनके एग्जांपल हैं न्यूट्रल लिगेंड्स में H2O, NH3, EN इथेन 1,2-डाइअमीन। एनायनिक लिगेंड्स में क्लोराइड, ऑक्जेलेट आयन, सल्फेट आयन। कैटायनिक लिगेंड्स में NO+, NH2, NH3+, एक ही है ये इस तरह से चार्जेज के बेसिस पे यहां पे हमने इनको क्लासिफाई किया हुआ है। इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डोनर एटम्स, किसी लिगेंड के पास कितने डोनर एटम्स प्रेजेंट हैं जो सेंट्रल मेटल एटम या आयन को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, उस बेसिस पे क्लासिफिकेशन करें तो मोनोडेंटेट या यूनिडेंटेट लिगेंड्स कहेंगे। इनके पास केवल एक डोनर एटम प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल Cl- आयन, H2O, NH3। बाइडेंटेट में दो डोनर एटम रहेंगे, जैसे EN एब्रिविएशन है इथेन 1,2-डाइअमीन का। एक हमारे पास होता है ऑक्जेलेट आयन C2O4 2-। पॉलीडेंटेट लिगेंड, अगर दो से ज्यादा डोनर एटम प्रेजेंट है हमारे लिगेंड के पास तो उसको हम कहेंगे पॉलीडेंटेट लिगेंड। इसका एक एग्जांपल होता है इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसिटेट आयन EDTA4-। ये पॉलीडेंटेट लिगेंड हो गया। एम्बीडेंटेट लिगेंड, ये हमारे पास बाइडेंटेट लिगेंड का एक स्पेशल टाइप है, क्योंकि इसके पास डोनर एटम तो बेटा दो होते हैं लेकिन एक टाइम में ये बॉन्डिंग एक ही एटम के थ्रू करता है। व्हेन ए लिगेंड containing two different donor atoms attached to the central metal atom through any of its donor atoms, किसी एक के साथ। फॉर एग्जाम्पल इंपोर्टेंट है NO2-, CN-, SCN-। यहां जैसे NO2- को दिखाया हुआ, इस वाले कंपाउंड में NO2 नाइट्रोजन के थ्रू बॉन्डिंग करता है मेटल के साथ, यहां NO2 ऑक्सीजन के थ्रू बॉन्डिंग करता है सेंट्रल मेटल एटम के साथ। चिलेटिंग लिगेंड्स, The ligands which contain two or more donor atoms, है ना, अभी बात कर रहे थे ना बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट की, तो उन्हीं का एक टाइप है, and may form 5 or 6 membered ring with the metal ion are called chelating ligands। The rings thus formed are called chelates। यहां पे एक एग्जांपल लिया हुआ है PTEN2 पॉजिटिव, मैंने बताया ना EN इथेन 1,2-डाइअमीन। तो इस तरह से यहां देखो आप PT ने EN के साथ दो बॉन्ड बनाए हुए हैं, यहां भी दो बॉन्ड बनाए हुए हैं, एक EN के साथ दो बॉन्ड, और ये यहां पे देखो हुआ है रिंग फॉर्म। ठीक है, तो ये जो EN है ये चिलेटिंग लिगेंड है और यहां पे रिंग फॉर्मेशन हुआ है, इसी को हम कहते हैं चिलेट। इसकी वजह से जो कंपाउंड है, जो कॉम्प्लेक्स आयन है, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, इसको हम कहते हैं चिलेट इफेक्ट। होमोलैप्टिक एंड हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेज, बड़ी सिंपल सी टर्म्स हैं। होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेज में जो लिगेंड्स होते हैं वो सभी एक तरह के होते हैं, ऑल द लिगेंड्स आर सेम काइंड। हेट्रोलैप्टिक में जो लिगेंड्स होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। एग्जांपल से आप समझ जाओगे, K4FeCN6 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसमें केवल एक ही तरह के लिगेंड्स प्रेजेंट है।
होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स कहा जाएगा। हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेज में यहां आप देखो एग्जांपल में PTNS3 होल ट्वाइस ClNO2, यहां अलग अलग तरह के लिगेंड लिए हुए हैं, हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स ये होगा। बात करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की नेमिंग की, IUPAC नॉमेनक्लेचर। कुछ रूल्स हैं यहां पे, देखिए जो कीटायन है दैट इज नेम्ड फर्स्ट इन बोथ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज कोऑर्डिनेशन एंटिटीज। कीटायन का नाम पहले लिखना है। द लिगेंड्स आर नेम्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर बिफोर द नेम ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम और आयन। जब सेंट्रल मेटल एटम या आयन का नाम लिखना होता है तो उससे पहले लिगेंड्स का नेमिंग करते हैं और उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करते हैं। नेम्स ऑफ द एनायनिक लिगेंड्स एंड इन ओ, जैसे क्लोराइड आयन है क्लोराइडो, सल्फेट आयन है सल्फेटो, ऑक्जिलेट आयन है ऑक्जिलेटो। इस तरह से एनायनिक लिगेंड्स की नेमिंग करते हैं। दोज ऑफ न्यूट्रल एंड कैटायनिक लिगेंड्स आर द सेम एक्सेप्ट एक्वा, H2O को एक्वा लिखते हैं, NH3 को अमीन लिखते हैं, CO को कार्बोनिल लिखते हैं, NO को नाइट्रोसिल लिखते हैं। प्रीफिक्सेज मोनो, डाई, ट्राई एटसेट्रा आर यूज्ड टू इंडिकेट द नंबर ऑफ द इंडिविजुअल लिगेंड्स, ये हम जानते हैं। इफ दीज प्रीफिक्सेज आर प्रेजेंट इन द नेम्स ऑफ लिगेंड्स देन द टर्म्स, अगर पहले से आपके लिगेंड में पहले से डाई, ट्राई, टेट्रा प्रेजेंट है तो फिर वो अगर 2 बार प्रेजेंट है तो बिस लिखेंगे, वो अगर 3 बार प्रेजेंट है ट्रिस लिखेंगे, 4 बार प्रेजेंट है तो टेट्रा किस लिखेंगे, एंड सो ऑन। ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है सेंट्रल मेटल एटम की, जो हमने निकालने सीखी है, उसको रोमन नंबर में लिखते हैं जब हम IUPAC नेमिंग करते हैं ब्रैकेट के अंदर। इफ द कॉम्प्लेक्स आयन इज कैटायन देन द मेटल इज नेम्ड सेम एज द एलिमेंट। अगर आपका जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स आयन है वो कैटायन है तो मेटल का नाम एज इट इज लिखा जाता है। इफ द कॉम्प्लेक्स आयन इज एन एनायन, और अगर आपका कॉम्प्लेक्स आयन एनायन है तो जो उसका नाम है द नेम ऑफ द मेटल एंड्स विद द सफिक्स 8। ठीक है, एग्जांपल में देखेंगे द न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इज नेम्ड एज द कॉम्प्लेक्स कीटायन। जैसे कीटायन की नेमिंग करते हैं इसी तरह से न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स की नेमिंग करते हैं। कुछ एग्जांपल्स यहां पे हैं जिनकी हेल्प से आप समझ जाओगे। CONH3 होल 5 CO3 Cl, देखो पेंटामीन कार्बोनेटो, ये CO3 ट्रू माइनस है, नेगेटिव आयन इस पे प्रेजेंट होता है तो नेगेटिव जो लिगेंड होता है उसको O पे खत्म करते हैं, कार्बोनेटो हमने लिखा है। यहां पे 5 अमीन प्रेजेंट है तो पेंटा अमीन। अब अमीन में A आता है, कार्बोनेट में C आता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना होता है। उसके बाद कोबाल्ट, कोबाल्ट का ये 3rd ऑक्सीडेशन नंबर है, रोमन में हमने लिखना होता है। यहां पे जब ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो बेटा वो +3 आएगा, तो यहां पे 3rd लिखना है और उसके बाद ये क्लोराइड। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखो K3CrC2O4 होल थ्राइस, पोटेशियम ट्राई ऑक्जिलेटो क्रोमेट 3rd। यहां पे जो कॉम्प्लेक्स आयन है वो आपका एनायन है, इसलिए मेटल की जो नेमिंग है वो 8 पे आपने खत्म करनी होती है। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो इसी तरह से डाइक्लोराइडो, ये डाइक्लोराइडो। अब यहां पे इथेन 1,2 डाइअमीन, समझो आप ध्यान से, इसमें डाई ऑलरेडी आया है और ये यहां पे 2 टाइम्स है, तो इस 2 टाइम्स को डाई नहीं लिख सकते, इसलिए यहां पे क्या यूज करेंगे, बिस यूज करेंगे। तो नाम क्या होगा, डाइक्लोराइडो बिस इथेन 1,2 डाइअमीन। ये डाई आने की वजह से यहां पे बिस यूज हुआ है। कोबाल्ट ऑक्सीडेशन नंबर 3rd क्लोराइड। ठीक है, एक कंपाउंड है डाइक्लोराइडो बिस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन निकिल 2nd। समझ में आ गई होगी बात। इस कंपाउंड का नाम देख लो, पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्साइडो जिंकेट 2nd। NiCO4 न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, टेट्रा कार्बोनिल निकिल, निकिल का ऑक्सीडेशन नंबर यहां पे क्या रहेगा, 0 रहेगा, 0 रहेगा तो यहां 0 लिखेंगे। PTNS3 होल ट्वाइस ClNO2, तो डाइअमीन क्लोराइडो नाइट्राइटो प्लेटिनम 2nd। ठीक है बेटा, तो इस तरह से कंपाउंड्स की नेमिंग करते हैं। वर्नर्स थ्योरी, वर्नर्स थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट्स हैं यहां पे। द सेंट्रल मेटल एटम और आयन प्रेजेंट इन अ कॉम्प्लेक्स एग्जिबिट 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसी। वर्नर थ्योरी में याद रखेंगे 2 तरह की वैलेंसी किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में होती है, प्राइमरी वैलेंसी और दूसरी होती है सेकेंडरी वैलेंसी। अब प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, प्राइमरी वैलेंसी दैट इज लिंकेज इज आयनाइजेबल, प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल होती है एंड कॉरेस्पॉन्ड्स टू द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम और आयन।
जो सेंट्रल मेटल एटम या आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसी को आप समझ लो कि वो प्राइमरी वैलेंसी है। बड़ी सिंपल सी बात है। सेकेंडरी वैलेंसी दैट इज लिंकेज इज नॉन आयनाइजेबल एंड corresponds to the coordination number of the central metal atom और आयन। ठीक है, तो जो सेकेंडरी वैलेंसी होगी वो आपका क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। द सेकेंडरी वैलेंसीज आर डायरेक्शनल, दैट इज दे पॉइंट इन डेफिनिट डायरेक्शन इन स्पेस। द प्राइमरी वैलेंसीज आर नॉन डायरेक्शनल। जो हम कहते हैं ना कि जो हमारा कंपाउंड है वो स्क्वायर प्लेनर है, टेट्राहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल है, ये सेकेंडरी वैलेंसी की वजह से होती है, क्योंकि सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है वो डायरेक्शनल होती हैं। इसके बाद बात करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट्स हैं। सेंट्रल मेटल एटम CMA हमने लिखा, द CMA प्रोवाइड्स अ नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल्स इन ऑर्डर टू अकोमोडेट द इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड। देखो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में हम जानते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जो सेंट्रल मेटल एटम है उसको कुछ लिगेंड्स जो उसके सराउंड्स प्रेजेंट होते हैं वो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। तो जो सेंट्रल मेटल एटम है उनको उन्हीं के बराबर वैकेंट ऑर्बिटल्स क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा लिगेंड्स को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए। द वैकेंट ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल मेटल एटम अंडरगो सर्टेन टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। और उससे पहले जब वो लिगेंड के साथ बॉन्डिंग करेगा तो उससे पहले वो क्या करेगा, जो उसके ऑर्बिटल्स है वैकेंट ऑर्बिटल्स वो हाइब्रिडाइज होंगे, यानी कि एक हाइब्रिडाइजेशन में वो पार्टिसिपेट वहां पे करेंगे। When ligands approach the central metal atom, the vacant hybrid orbitals of central metal atom overlap with the orbitals of the ligands containing lone pair of electrons and form a strong ligand metal coordinate कोवेलेंट बॉन्ड। आप समझ गए होंगे, मैं समझा देता हूं। जब वहां पे हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी तो उसके बाद जो लिगेंड्स हैं, लिगेंड्स के ऑर्बिटल्स आएंगे और जो सेंट्रल मेटल एटम के हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं उनके साथ क्या होगा, ओवरलैपिंग होगी और हमारा जो लिगेंड और मेटल के कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है उनका फॉर्मेशन होगा। ये आपकी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है। यहां पे कुछ एग्जांपल्स हैं जिनकी हेल्प से आप समझ सकते हैं कि एक्चुअली जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है उसमें चीजें किस तरह से होती हैं। ये एक कंपाउंड है CONH3 होल 6 3 पॉजिटिव। अब इसमें कोबाल्ट सेंट्रल मेटल एटम है। ये जो हमारा कंपाउंड है क्योंकि इसमें 6 लिगेंड्स प्रेजेंट हैं, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। जो कोबाल्ट है इसका ऑक्सीडेशन नंबर जब हम यहां पे निकालते हैं तो बेटा वो +3 आता है। ठीक है, दो बातें समझ गए। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +3 हो गया। अब आगे देखो, जो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 27। आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ये है 3d7 4s2 4p0। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये इस तरह प्रेजेंट रहेगा, यानी कि 3d6 4s0 4p0। यहां से 2 इलेक्ट्रॉन, यहां से 1 इलेक्ट्रॉन चला गया। CO3+, अगर ये इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल से फिल करके दिखाएं तो 3d6 4s वैकेंट 4p वैकेंट। ठीक है, अब यहां पे आप देखो 3d में 6 इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से फिलिंग है ना, इस तरह से फिल किए हुए हैं। अब जो आपका अमोनिया होता है ये होता है बेटा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। समझना आप बात को। तो ये क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन्स यहां पे हैं अनपेयर्ड उनकी पेयरिंग करा देता है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड इंड्यूस करता है, तभी इसको कहा जाता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो इसने ये जो इलेक्ट्रॉन है इनकी पेयरिंग करा दी, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन जो 4 ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट थे अनपेयर्ड होने की वजह से वो अभी 2 ऑर्बिटल में आ गए। समझ गए, ये 2 ऑर्बिटल हो गए वैकेंट, एक ये ऑर्बिटल और 3 ये ऑर्बिटल। कितने हो गए टोटल, 6 ऑर्बिटल्स हैं। अब ये जो 6 ऑर्बिटल्स हैं वैकेंट ये होंगे हाइब्रिडाइज, यानी कि इनमें होगा हाइब्रिडाइजेशन। तो यहां पे ये 2d 1s और 3p, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया, D2sp3। समझना, D2sp3। ठीक है, ये हाइब्रिडाइजेशन यहां पे हो गया। अब जो NH3 है, एक NH3 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, ये देखो। ठीक है, तो 6 NH3 लिगेंड्स डोनेटिंग 6 इलेक्ट्रॉन पेयर टू सेंट्रल मेटल एटम और आयन, जो हमारा CO3+ है। तो इस तरह से हमारा ये कॉम्प्लेक्स आयन बनके तैयार होता है। अब इस बेसिस पे कुछ डाटा यहां पे निकल के आता है। आप देखो, जो हाइब्रिडाइजेशन यहां पे अभी मैंने बताया D2sp3 है। अब क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में सेंट्रल मेटल आयन ने क्या किया, इनर डी ऑर्बिटल्स यूज किए हैं, इसलिए बेटा ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। जब आप देखोगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, यानी कि इनर डी ऑर्बिटल यूज करेगा, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो जाती है।
यानी कि बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड या कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड वहां पे प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए ऐसे कॉम्प्लेक्स को लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और इसका नेचर अगर देखें, मैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक कैरेक्टर, वो डायमैग्नेटिक होगा। डायमैग्नेटिक क्यों होगा? क्योंकि यहां पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता, और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है तो जो कंपाउंड का मैग्नेटिक कैरेक्टर है वो कैसा होता है? डायमैग्नेटिक होता है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट कंपाउंड FeH2O6 2 पॉजिटिव। ये देखो, ये भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पे 6 है। Fe का एटॉमिक नंबर 26, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्जुगेशन ये बिल्कुल पिछले वाले की तरह। Fe2 प्लस ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, तो 3d6 4s0 4p0, इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया ऑर्बिटल्स में। लेकिन यहां पे जो H2O आपका है ये वीक फील्ड लिगैंड है, ये इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं करा पाता, तो इलेक्ट्रॉन्स आपके एज इट इज रहेंगे। लिगैंड्स कितने हैं? 6। ऑर्बिटल्स कितने रिक्वायर्ड होंगे सेंट्रल मेटल एटम के? 6 वैकेंट ऑर्बिटल्स। यहां पे 1 और 3 4 ऑर्बिटल्स हैं, तो 2 क्या करेगा? ये आउटर डी ऑर्बिटल जो है उनके 2 ऑर्बिटल ये लेगा, तो 1 यहां से, 3 यहां से और 2 यहां से, कितने हो गए? 6। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा? sp3d2। अब हर एक H2O एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और इस तरह से आपका कंपाउंड बन जाता है FeH2O6 2 पॉजिटिव। इसके बेसिस पे डाटा क्या निकल के आता है भाई? हाइब्रिडेशन क्या रहा? sp3d2। आउटर डी ऑर्बिटल्स यूज किए हैं, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आप देखोगे जब वीक फील्ड लिगैंड है तो यहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट होंगे, तो ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स आपका रहेगा। कंपाउंड में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं तो जो मैग्नेटिक कैरेक्टर होगा वो पैरामैग्नेटिक होगा। कितना पैरामैग्नेटिक है, यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, उसके लिए एक फॉर्मूला यहां पे आता है, म्यू इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ n+2, और ये उसकी यूनिट होगी बोर मैग्नेटॉन। ये होती है आपकी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अभी बात करेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की। इन अ कॉम्प्लेक्स a central metal atom or ion is surrounded by various atoms or group of atoms called ligands। ये बात हम पढ़ चुके हैं। The ligands are either negatively charged ions or neutral molecules possessing lone pair of electrons। अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, और अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो उसके पास जो होगा लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इन न्यूट्रल लिगेंड्स द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पॉइंट्स टुवर्ड्स द सेंट्रल मेटल आयन। अगर हमारे पास न्यूट्रल मॉलिक्यूल है जो एज अ लिगेंड वहां पे बिहेव करता है, तो उसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो सेंट्रल मेटल आयन की तरफ मूव करेगा, यानी कि वहां पे पॉजिटिव चार्ज, वहां पे नेगेटिव चार्ज। समझ गए? बोथ मेटल आयंस एंड लिगेंड्स एक्ट एज पॉइंट चार्जेज। तो जो आपका सेंट्रल मेटल आयन है वो पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करेगा, और जो आपका लिगेंड है वो नेगेटिव चार्ज की तरह बिहेव करेगा, और दोनों पॉइंट चार्जेज की तरह बिहेव करते हैं। द इंटरेक्शन बिटवीन द मेटल आयन एंड द लिगेंड्स इज प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक, और इस तरह का इंटरेक्शन जब रहता है तो वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, यानी कि आयोनिक बॉन्ड की तरह वहां पे चीजें होती हैं। When the ligands approach central metal atom, the electrons of the central metal atom and those of ligands repel each other। अब देखो ये सेंट्रल मेटल आयन है, पॉजिटिव चार्ज आपको दिख रहा है, लेकिन इसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो कहते हैं कि इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं नेगेटिव चार्ज की वजह से, वो क्या करते हैं? आपस में रिपेल करते हैं। दीज रिपल्सिव फोर्सेज सुनो ध्यान से, दीज रिपल्सिव फोर्सेज डेस्ट्रॉय द डीजनरेसी ऑफ डी ऑर्बिटल्स, जिसकी वजह से क्या होते हैं? जो डी ऑर्बिटल्स की डीजनरेसी होती है, डीजनरेसी का मतलब सेम एनर्जी वाले जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाती है, डेस्ट्रॉय हो जाती है, और इसको क्या कहते हैं? एंड स्प्लिट देम इनटू 2 ग्रुप्स। और इसकी वजह से जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो 2 ग्रुप्स में, 2 पार्ट्स में डिसोसिएट हो जाते हैं। उनमें से एक पार्ट को हम कहते हैं T2G ऑर्बिटल्स, यानी कि 3 ऑर्बिटल वाला पार्ट रहता है, ये आगे देखेंगे, और ये रहता है 2 ऑर्बिटल्स वाला पोर्शन EG। तो इस तरह से रिपल्शन की वजह से सेंट्रल मेटल एटम या आयन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, और यहां नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों के नेगेटिव चार्ज की वजह से वहां रिपल्शन होता है,
तो डी ऑर्बिटल्स की जो डी जन रेशियो वो डिस्ट्रॉय हो जाती है और डी ऑर्बिटल्स आपका 2 ग्रुप्स में स्प्लिट हो जाता है, ठीक है, जिनमें से एक ग्रुप का नाम है T2G, दूसरे ग्रुप का नाम है EG। ये जो इफेक्ट है, द इफेक्ट इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, ठीक है, डी ऑर्बिटल्स का स्प्लिट हो जाना क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कही जाती है। देखो किस तरह से होती है। तो जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज में समझेंगे हम। यहां पे देखो ये 5 ऑर्बिटल्स जिनको हम डीजनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं। डीजनरेट का मतलब बेटा वही होता है सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स। 5 ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी। अब जब लिगेंड्स अप्रोच करेंगे तो एनर्जी कुछ क्या हो जाएगी, अपलिफ्ट हो जाएगी, ठीक है, ये एनर्जी देखो बढ़ती जा रही है ऊपर की तरफ। तो डीजनरेट डी ऑर्बिटल्स इन क्रिस्टल फील्ड जब लिगेंड्स अप्रोच कर जाते हैं, उसके बाद की जो कहानी है वो यहां समझाई हुई है, ठीक है। जब रिपल्शन होगा लिगेंड्स और सेंट्रल मेटल आयन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बीच, तो यहां पे जो 5d ऑर्बिटल्स हैं जो कि डीजनरेट थे अभी तक, वो इस तरह से स्प्लिट हो जाते हैं। 3 ऑर्बिटल T2G ग्रुप में और 2 ऑर्बिटल EG ग्रुप में। जो T2G ग्रुप है वो है आपका DXY DYZ DZX ऑर्बिटल्स वाला, और जो EG ग्रुप है उसमें DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर DZ स्क्वायर, ये ऑर्बिटल्स हैं। जब स्प्लिटिंग होती है तो इनके बीच जो एनर्जी गैप होता है बेटा, वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा O से। अब डेल्टा O क्या है? डेल्टा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी O फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज। आप समझ गए? डेल्टा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी CFSC के लिए है, और जो यहां पे O है सबस्क्रिप्ट में वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज के लिए है। यहां पे जो गैप रहेगा वो 3/5 डेल्टा O रहेगा, और नीचे की तरफ जो एनर्जी रहेगी वो 2/5 डेल्टा O रहेगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद फिलिंग अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डी ऑर्बिटल्स। अब ये देखो स्प्लिटिंग हो गई थी, अब इलेक्ट्रॉन्स यहां पे फिल किए जाएंगे। तो अगर हमारे पास सिस्टम D1 है, यानी कि डी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो सीधी सी बात है इलेक्ट्रॉन आपका यहां आ जाएगा T2G में, लोअर एनर्जी वाले में पहले जाता है इलेक्ट्रॉन। सिस्टम T2 है तो T2G2 यानी कि एक इलेक्ट्रॉन और आ गया यहां पे। अब D3 सिस्टम है, T2G3 एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, अभी तक कोई समस्या नहीं है। अब अगर सिस्टम आपके पास है D4, तो जो 4th इलेक्ट्रॉन है उसके बारे में सोचना होगा कि वो T2G ग्रुप में जाएगा कि EG में जाएगा। समझो आप बात को। देखो अगर ये गैप है कम तो फिर इलेक्ट्रॉन यहां भी जाएगा, यहां जा सकता है, उसको जाना चाहिए। लेकिन अगर ये गैप है बहुत ज्यादा तो फिर इलेक्ट्रॉन की मजबूरी है T2G में यहां पे पहले वाले इलेक्ट्रॉन के साथ पेयरिंग करना। तो मतलब ये हुआ कि डेल्टा O की वैल्यू पे डिपेंड करता है टोटली कि इलेक्ट्रॉन T2G में रहेगा कि EG में रहेगा। तो आप देखो पहले वाला केस डेल्टा O लेस देन P, यानी कि डेल्टा O कम है, P पेयरिंग एनर्जी रिक्वायर्ड टू पेयर द इलेक्ट्रॉन्स वो बहुत कम है। तो डेल्टा O कम है यानी कि यहां पे गैप ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा बेटा? यहां चला जाएगा। लेकिन दूसरे केस में क्योंकि डेल्टा O ग्रेटर देन P है तो इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? अब की बार इलेक्ट्रॉन यहां ना जाके यहां पेयरिंग कर लेगा क्योंकि गैप ज्यादा हो गया, ठीक है। तो डेल्टा O की जो वैल्यू है उस पर डिपेंड करता है कि जो D4 सिस्टम है उसके लिए जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है वो क्या आएगा, T2G3 EG1 आएगा या T2G4 EG0 आएगा। CFT इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज। जब हमारे पास ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है, ये डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं, ये डीजनरेट ऑर्बिटल्स जब वो फील्ड में है, ठीक है, लिगेंड्स अप्रोच कर चुके हैं, उसके बाद जो स्प्लिटिंग होती है तो यहां जो स्प्लिटिंग होती है वो रिवर्स होती है। EG आपका नीचे होता है, T2G आपका ऊपर होता है। तो इस एनर्जी डिफरेंस को जिसको हम CFSC कहते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, इसको हम डेल्टा T से रिप्रेजेंट करते हैं, T फॉर टेट्राहेड्रल। तो डेल्टा T इक्वल्स 4/9 डेल्टा O। कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जनरली कलर एग्जिबिट करते हैं, उसका रीजन देखेंगे क्यों। अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इसको एक्सप्लेन करती है, कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेज ड्यू टू DD ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। DD ट्रांजिशन की वजह से कलर एग्जिबिट करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ऐसा कहती है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। एक्सप्लेनेशन आप देख लो। हमारे पास एक एग्जांपल है TiH2O होल 6 3 पॉजिटिव, ये Ti है अभी। appears violet in color due to the transition of electrons from T2G to EG level। देखो
अभी आपके पास इलेक्ट्रॉन सपोज यहां पे है, जब इस कंपाउंड के ऊपर लाइट क्या होगी, इंस्टेंट होगी, लाइट आएगी तो क्या करेगी, ये जो कंपाउंड है कुछ फ्रीक्वेंसी अब्जॉर्ब करेगा। उस फ्रीक्वेंसी को अब्जॉर्ब करने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां से यहां शिफ्ट हो जाता है। इसको हम कहते हैं डी डी ट्रांजिशन, यानी कि इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल से डी ऑर्बिटल में चला गया। ठीक है, तो पहले इलेक्ट्रॉन क्या था, T2G 1 EG 0, लेकिन जैसे उसने एनर्जी एब्जॉर्ब की है कंपाउंड ने, तो T2G से इलेक्ट्रॉन निकल के कहां चला गया, EG1 में चला गया, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां चला जाता है। इसको हम कहते हैं डी ट्रांजिशन। और अगर ये स्प्लिटिंग कब हुई थी, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिगेंड्स, क्योंकि लिगेंड्स सेंट्रल मेटल आयन को अप्रोच करते हैं। इफ लिगेंड्स आर नॉट प्रेजेंट, इन द एब्सेंस ऑफ लिगेंड्स, crystal filled splitting does not occur and hence the substance is colorless। आपका जो सब्सटेंस होगा कलरलेस होगा, क्योंकि ये स्प्लिटिंग नहीं होगी। स्प्लिटिंग नहीं होगी तो डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है, और उसकी वजह से आपके पास जो चीजें रहेंगी, जो आयन रहेगा वो कलर एग्जिबिट नहीं करेगा। अगर ये 6 लिगेंड्स यहां से हटा दिए जाएं तो जो आपके पास Ti3+ आयन रहेगा वो बेटा कलरलेस होगा। बात करेंगे आइसोमेरिज्म की, आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो आइसोमेरिज्म का फिनोमिनन वही है कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, लेकिन जो अरेंजमेंट रहेगा वो डिफरेंट रहेगा। आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स रेफर टू द फिनोमिनन वेयर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैव द सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफर इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम और आयन। ये सिंपल सी डेफिनेशन है। अब यहां पे अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो पहला जो आइसोमेरिज्म होता है वो आता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। इसके 4 पार्ट हैं। एक है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, यानी कि जो हमारे पास कंपाउंड होगा उसका जो दूसरा कंपाउंड होगा वहां पे जब उसका सॉल्यूशन बनेगा वाटर के अंदर तो जो आयंस आएंगे वो डिफरेंट आएंगे। अगर इस कंपाउंड को आप डालोगे यहां पे Cl- आयन आपको मिलेगा, इस कंपाउंड को वाटर के अंदर डालोगे तो सल्फेट आयन आपको मिलेगा SO4 2-। इसलिए 2 कंपाउंड हैं जो आयनाइजेशन आइसोमर्स हैं और आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो करते हैं। सॉल्वेट आइसोमेरिज्म, देयर इज द डिफरेंस इन नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट एज लिगेंड एंड एज फ्री मॉलिक्यूल्स। ठीक है, आप देखो इस कंपाउंड में वाटर मॉलिक्यूल्स एज ए लिगेंड बिहेव करता है, जबकि इस कंपाउंड में जो वाटर मॉलिक्यूल है आपका वो सॉल्वेंट में आ गया। तो यहां पे सॉल्वेट आइसोमेरिज्म होती है, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर एज ए सॉल्वेंट अगर प्रेजेंट है, जैसे यहां पे वाटर लिगेंड है, ये सॉल्वेंट बन गया, तो यहां पे हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म या हाइड्रेट आइसोमेरिज्म भी इसको हम कह देते हैं। लिंकेज आइसोमेरिज्म, बेटा लिंकेज आइसोमेरिज्म उन कंपाउंड्स में होते हैं जहां पे एम्बिडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट होता है। ये देखो आप, यहां पे NO2 कोबाल्ट के साथ नाइट्रोजन के थ्रू बॉन्डिंग इसने करी है, और यहां पे NO2 ने ऑक्सीजन के थ्रू बॉन्डिंग करी है। समझ गए आप? तो यहां पे जब लिंक डिफरेंट हो जाएगा, बॉन्डिंग डिफरेंट हो जाएगी, तो यहां पे लिंकेज आइसोमेरिज्म हो जाएगी कंपाउंड्स के अंदर। लेकिन इसकी जो कंडीशन है वो यही है कि जो एम्बिडेंटेड लिगेंड है वो आपका यहां प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, समझ गए? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में जो कैटायन और एनायन होता है वो दोनों कॉम्प्लेक्स आयन होते हैं। एक कंपाउंड आपका अगर ये है तो दूसरा कंपाउंड जो आप देखोगे जो आइसोमर कहा जाएगा, उसमें आप देखो जो लिगेंड्स हैं वो आपस में क्या करते हैं, इंटरचेंज कर लेते हैं। आप देखो जो Cn है वो कोबाल्ट के साथ आ गया, NH3Cr के साथ चला गया। In coordination isomerism, the exchange of ligands between cationic and anionic entities of different metal ions present in coordination compound occurs। समझ गए? इसके बाद स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में 2 पार्ट होते हैं, ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल। पहले ज्योमेट्रिकल देखते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स occurs when ligands occupy different spatial positions around the central metal atom। उसकी वजह से क्या होगा, हमें सिस और ट्रांस आइसोमर्स मिलेंगे। पहले स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में देख लें। ये हमारे पास एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, PTNS3 2Cl2। अब यहां पे देखो आप, यहां पे जो Cl हैं वो दोनों सेम साइड है। अब यहां पे जो Cl है ये अपोजिट साइड है। सेम साइड अगर रहेंगे
तो सिस फॉर्म होती है, अपोजिट साइड अगर रहेंगे तो ट्रांसफॉर्म होती है। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स वाला एग्जांपल है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में अगर हम देखें, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, CONH3 होल 4 Cl2 2 पॉजिटिव। तो बेटा यहां पे आप देखो, यहां पे जब इसका अरेंजमेंट हम करते हैं तो ये Cl सेम साइड है और यहां जो Cl है ये अपोजिट साइड है। यहां पे जो NH3 है वो इस तरह से अरेंज हुए हैं। आप बस एक किसी लिगैंड को देख लो, ठीक है। तो आप देखोगे तो ये जो फॉर्म बनेगी ये सिस बनेगी, अपोजिट साइड लिगैंड्स प्रेजेंट है तो ट्रांसफॉर्म बनेगी। यहां पे एग्जांपल देखो, COCl2En होल ट्वाइस पॉजिटिव। यहां जो Cl है ये सेम साइड है, En इथेन 1,2 डायमीन वही हमारा, और यहां जो Cl है ये बेटा आपका अपोजिट साइड है, तो ये सिस फॉर्म और ये ट्रांसफॉर्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का एक स्पेशल केस होता है, ये देखो आप, CONH3 होल थ्राइस Cl3+, ये Ma3B3 टाइप है, और जब यहां पे अरेंजमेंट होगा तो आप देखो ये तो बनेगा आपका FAC फॉर्म और ये बनेगा आपका MER फॉर्म। यहां आप देखोगे तो जो Cl है सेम टाइप ऑफ लिगेंड है, वो ऑक्टाहेड्रन के फेस पे प्रेजेंट है, और यहां ये मेरिडियन है, मेरिडियन पे प्रेजेंट है, तो इसलिए इसको कहते हैं फेशियल आइसोमर, इसको कहते हैं मेरिडियन मेरिडायनल आइसोमर, ठीक है ना। फेशियल आइसोमर, मेरिडायनल आइसोमर। if three similar ligands occupy adjacent positions of octahedron, if three similar ligands do not occupy adjacent position, ये देखो ये adjacent position है तो फेशियल आइसोमर हो गया। यहां adjacent position सबने ऑक्यूपाई नहीं गई है, या कहो कि मेरिडियन में प्रेजेंट है, तो फिर ये मेरिडायनल आइसोमर हो जाएगा। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में complexes which show non-superimposable mirror images of each other are called optical isomers और enantiomers। अगर दो कंपाउंड हैं, दो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैं और वो नॉन सुपर इंपोजेबल नहीं है, ठीक है ना, नॉन सुपर इंपोजेबल नहीं है और एक दूसरे की मिरर इमेज भी है, तो उनको हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स कहते हैं, और ऑप्टिकल आइसोमर्स को इनेंशियोमर्स भी कहा जाता है। यानी कि नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस अगर हैं कंपाउंड्स तो उनको इनेंशियोमर्स हम कहते हैं। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स हैव सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज बट दे रोटेट प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट इन डिफरेंट डायरेक्शंस। अगर वो राइट डायरेक्शन रोटेट कराता है, जो कंपाउंड है क्या करते हैं, दो कंपाउंड है हमारे पास, वो नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज है। एक कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट डायरेक्शन में रोटेट कराता है, उसको हम कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी या डी फॉर्म। दूसरा कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट कराता है, तो उसको हम कहते हैं लीवो रोटेटरी एल फॉर्म। राइट डायरेक्शन का मतलब है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन, और लेफ्ट साइड जो डायरेक्शन है जब रोटेट कराएगा तो उसको हम कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, जिन कॉम्प्लेक्स में CO यानी कि कार्बोनिल लिगेंड प्रेजेंट होते हैं, केवल कार्बोनिल, तो वहां पे हम उन कंपाउंड्स को क्या कहते हैं, मेटल कार्बोनिल्स। इनमें बॉन्डिंग समझनी है। यहां मेटल और कार्बोनिल यानी कि CO के बीच बॉन्डिंग होती है। देखो कार्बन के पास जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं वो इस मेटल को यहां इस तरह से डोनेट करते हैं, लेकिन यहां पे मेटल के पास जो इलेक्ट्रॉन पेयर है जो उसके पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, ये भी क्या करता है, रिवर्स बॉन्डिंग करता है, यानी कि बैक बॉन्डिंग करता है। इस इलेक्ट्रॉन पेयर को कार्बन के एंटी बॉन्डिंग में डोनेट करता है, लाइक दिस, ठीक है। तो यहां पे पाई बॉन्ड भी बनता है, लेकिन यहां इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन की तरफ से आता है, और यहां इलेक्ट्रॉन पेयर जो पाई बॉन्ड बना है ना मेटल के पाई से कार्बन के एंटी बॉन्डिंग में, पाई बॉन्डिंग से कार्बन के पाई एंटी बॉन्डिंग में जाता है इलेक्ट्रॉन पेयर। तो यहां पे क्या हो जाता है, मेटल, कार्बन और मेटल के बीच में बैक बॉन्डिंग भी होती है, जिससे बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है बढ़ जाती, इंक्रीज हो जाती है, और इसकी वजह से इसको हम कहते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग या सिनर्जिक इफेक्ट। इसी वजह से जो मेटल कार्बोनिल्स होते हैं वो बाकी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल होते हैं। अब स्टेबिलिटी भी देख लेते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स।
अब ये हमारे पास कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना है ना, यहाँ पे एक मेटल और 4 लिगेंड्स, तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना। तो इसके लिए हम लिखेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K इक्वल्स Ml4 की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय M की कॉन्सेंट्रेशन, L की कॉन्सेंट्रेशन रेज़ टू द पावर 4। ठीक है। अब बेटा अगर इसकी वैल्यू ज्यादा है, K की वैल्यू अगर ज्यादा है, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो यहां जो Ml4 है ये ज्यादा होगा, यानी कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी। इट मींस इट इज मोर स्टेबल। तो जो K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इसी को बेटा हम क्या कहते हैं, इसी को हम स्टेबिलिटी कांस्टेंट कहते हैं। तो किसी भी कंपाउंड का जो फॉर्मेशन है वो आपको देखना है, और फिर उस कंपाउंड में जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसकी वैल्यू देखनी है। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा है तो इसका मतलब है आपका कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा। जो स्टेबिलिटी है कंपाउंड की वो डिपेंड करती है जो चार्ज है ना, किसके ऊपर, सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर। नेचर ऑफ द मेटल आयन कैसा है, नेचर ऑफ लिगेंड कैसा है, और अगर चिलेटिंग प्रेजेंट है, ये मैंने आपको बात बताई, अगर चिलेटिंग लिगेंड प्रेजेंट है तो कंपाउंड की जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। ठीक है बेटा, तो ये हुआ आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स।